एक समय की बात है, बांकीपुर नामक गांव में रघुराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में दूध बेचा करता था। उसी गांव में रघुराम का भाई ललित भी रहता था। ललित भी गांव में दूध बेचने का काम ही करता था। ललित स्वभाव से काफी हंसमुख और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा अपने काम में मस्त रहता था और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। यह देखकर रघुराम जलता था और हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश करता रहता था। रघुराम कहता, आखिरकार पिताजी ने ललित को गाय क्यों दी? अगर ललित के पास गाय नहीं होती तो गांव में केवल मैं ही दूध बेचने वाला होता और काफी मुनाफा भी कमा पाता। लेकिन इस ललित की वजह से तो सब चौपट ही हो गया है। हर रोज ललित गांव में दूध बेचकर अपने घर हंसते हुए जाता है और अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता रहता है। हर रोज का यह काम रघुराम को तंग कर रहा था। एक दिन रघुराम दूध बेचकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर रघुराम बोला, हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? फिर पत्नी बोली, सुनो, तुम इस तरह अकड़ कर मुझसे बात मत किया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर रघुराम बोला, अच्छा, तो अब मेरी बातें तुम्हें उल्टा लगती है? फिर पत्नी बोली, चलो छोड़ो, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और दिन ब दिन हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों में अपनी आमदनी से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। फिर रघुराम बोला, अब तुम कहना क्या चाहती हो? फिर रघुराम की पत्नी बोली, मैं यह कहना चाह रही थी कि इस दूध बेचने के साथ साथ क्यों ना खेती बाड़ी भी कर लिया करो। कम से कम आमदनी तो बढ़ेगी, तो आने वाले खर्चों में भी हम निपट पाएंगे। फिर रघुराम बोला, नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी भाई। फिर पत्नी बोली, अरे क्यों नहीं हो पाएगी? ललित भैया को देखो, कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। फिर रघुराम बोला, अच्छा, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी ललित के गुणगान किया करो। अगर ललित इतना ही अच्छा है तो तुम भी उसी के पास चली जाओ। फिर पत्नी बोली, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर रघुराम की पत्नी अंदर चली जाती है। रघुराम कहता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन खेती तो मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके अलावा कुछ और ही करना होगा जिससे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूं। फिर रघुराम कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करता रहा। कुछ समय बाद उसने कहा, क्यों ना मैं घर घर दूध देते जाते हुए उनके घर से कुछ ना कुछ सामान चुरा लूं। इससे थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। फिर अगले दिन से रघुराम जब भी किसी के घर दूध देने जाता तो उनके घर से कभी बर्तन, कभी खिलौने और घर की छोटी छोटी चीजें चुरा लेता और उन्हें बाजार में जाकर बेच आता था। एक दिन रघुराम घर पर अकेला बैठा था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीजों से भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन चीजों से तो मात्र 100-200 रुपए ही मिल पाते हैं। मुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगले दिन वह ललित का पीछा करता है। ललित एक घर पर दूध देने के लिए जा रहा था। ललित उस घर के मालिक को दूध देता है। मालिक दूध लेकर कहता है, देखो भैया, जाने कब से हम आपसे दूध ले रहे हैं, कभी भी आपके दूध में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को ही पसंद करते हैं। एक काम करना, कल के लिए 2 किलो दूध हमारे लिए बचा कर रख लेना। फिर ललित कहता है, जी साहब, हमारे दूध में कभी भी कोई मिलावट जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर ललित अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में रघुराम खड़ा हुआ मिलता है। फिर ललित रघुराम से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध देकर ही आ रहे हो क्या? फिर रघुराम बोला, हाँ। फिर ललित बोला, अच्छा है, चलो तो फिर साथ साथ घर चलते हैं। वह दोनों पूरे रास्ते में बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं।
अब घर पर जाकर रघुराम सोचता है कि अगर ललित का दूध बेचना बंद कर दिया जाए तो ललित के सभी ग्राहक मुझ पर आ जाएंगे और इससे मेरा दूध बेचने का काम तो दुगना हो जाएगा और मैं दुगना पैसा कमा पाऊंगा। फिर अगली सुबह रघुराम जल्दी उठता है, गाय का दूध दुहाता है और दूध की बाल्टी लेकर ललित के घर पर जाकर छिप जाता है। जैसे ही ललित अपनी गाय को धोकर दूध की बाल्टी को घर में ले जाता है, पीछे पीछे रघुराम भी घर में घुस जाता है और ललित की दूध की बाल्टी को अपनी बाल्टी में पलट लेता है और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिलाकर पहले मौजूद दूध के बराबर कर देता है और दबे पांव अपने घर लौट जाता है। उस दिन फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और शाम को रघुराम ललित को दूध देते हुए देखता है। रघुराम सोचता है कि आज ग्राहक ललित को खूब उल्टा सीधा कहेंगे और उससे दूध लेना बंद भी कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों अच्छा दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उससे दूध के बारे में शिकायत नहीं करता। यह देखकर रघुराम हैरान रह जाता है और अपने शैतानी दिमाग से अगली तरकीब सोचने लगता है। अगली सुबह फिर रघुराम जल्दी उठता है और ललित के घर पहुंच जाता है। इस बार वह ललित के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। आज जब ललित अपने ग्राहकों को दूध देकर लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोग उल्टी करने लगते हैं और कुछ लोग अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वह सीधा ललित के घर आकर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते देख ललित घर से बाहर आता है। फिर उनमें से एक व्यक्ति ललित से कहता है, क्यों ललित, वर्षों से हमने तुझ पर भरोसा किया और आज तेरे दिए हुए दूध से हमारे बच्चे और परिवार वाले मौत से जूझ रहे हैं। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ललित सब यह बात सुनकर सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और ललित को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। उसी वक्त ललित की पत्नी आती है और सिपाहियों से विनती करते हुए कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है, जरूर आपकी गलतफहमी हुई होगी। लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती। पुलिस ललित को ले जाकर जेल में डाल देती है। ललित की पत्नी जब रोते हुए अपने आसपास नजर फैलाती है तो उसकी नजर रघुराम पर पड़ती है। वह देखती है कि रघुराम मुस्कुरा रहा है। वह सोचती है कि इनका भाई तो जेल में है और यह इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन रघुराम हंस रहा था, सभी से अच्छी तरह बातें कर रहा था, क्योंकि आज गांव में केवल वही अकेला है जो सभी लोगों को दूध बेचता है। उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया है और आमदनी भी बढ़ गई थी। आज जब वह घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, देखो मेरा कमाल, अब मैं खूब पैसे कमाने लगा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, अब तो आपकी आमदनी काफी बढ़ गई है। फिर पत्नी बोली, क्यों ना इस खुशी के मौके पर मायके हुआ हूँ मैं। फिर रघुराम आज बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम के आओ और यह लो कुछ पैसे, कुछ भी पसंद आए वह खरीद लेना। रघुराम की पत्नी खुश होते हुए अपने मायके जाने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले रघुराम की पत्नी ललित की पत्नी के पास जाती है और कहती है, दीदी, आज मैं मायके जा रही हूँ, क्या तुम रात का खाना मेरे पति के लिए भिजवा दोगी? सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे दिया करेंगी। ललित की पत्नी हाँ में जवाब देती है। फिर अगली रात ललित की पत्नी रघुराम के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन रघुराम उस समय शराब पी रहा होता है। उसने काफी शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वह नशे की हालत में था। ललित की पत्नी को देखते ही रघुराम कहता है, भाभी जी आप? ललित की पत्नी बोली, हाँ, वो दीदी ने कहा था कि रात का भोजन आपके लिए भिजवा दिया करूं, तो खाना लेकर आई हूँ। फिर ललित की पत्नी खाना रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी रघुराम हंसते हुए कहता है, भाभी जी आप काफी उदास लग रही हैं। आपको पता है मैंने ही आपके पति को जेल में भिजवाया है। ललित की पत्नी बोली, आपने? लेकिन क्यों और कैसे? फिर रघुराम बोला, अरे जिस दूध को पीकर गांव के कई लोग हॉस्पिटल में बेहोश थे,
और कई लोग उल्टियां कर रहे थे। उस दूध में मैंने ही तो जहर मिलाया था। लेकिन कुछ भी हो भाभी जी, ललित जब भी घर लौटकर आए तो उससे एक बात जरूर कहना कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसे बहुत याद किया था। यह कहकर रघुराम हंसने लगता है। ऐसी बातें सुनकर ललित की पत्नी काफी गुस्सा होती है और वह अपने घर आने लगती है। लेकिन तभी वह रघुराम के घर के कोने में एक जहर की शीशी डली हुई देखती है। वह समझ जाती है कि यह वही शीशी है जिससे उन्होंने दूध में जहर मिलाया था। फिर वह उसी दुकान पर जाती है जहां जहर बेचा जाता था। वहां जाकर ललित की पत्नी पूछती है कि कल किस किसने जहर खरीदा था। फिर दुकानदार सभी लोगों का नाम और पता अपने रजिस्टर में लिखता था। यह देखकर ललित की पत्नी हैरान रह जाती है, क्योंकि रजिस्टर में रघुराम का नाम भी लिखा हुआ था। इसके बाद ललित की पत्नी सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है और उसे ये सारी घटना बताती है। वह कहती है, सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। फिर सरपंच ने पूछा, फंसाया गया है, लेकिन किसने फंसाया? इस पर ललित की पत्नी कहती है, वह सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग सरपंच के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी ललित की पत्नी कहती है, मेरे पति को किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई रघुराम ने ही फंसाया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? तभी ललित की पत्नी अपनी बात को मजबूत करते हुए कहती है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। तभी वह दुकानदार सामने आता है जिसे रघुराम ने जहर खरीदा था। वह दुकानदार कहता है, हाँ भाई साहब, कल रघुराम जी ने मुझसे जहर लिया था। अब रघुराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब रघुराम अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच रघुराम को सजा देते हुए और गांव से बाहर कर देते हैं। उसके बाद ललित की पत्नी सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर ललित को छुड़वा लेती है और उधर सरपंच रघुराम को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे उम्र कैद हो जाती है। और उसके बाद ललित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है और वह फिर आराम से रहने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।